Hello students, welcome back to your own learning platform Vedika Commerce Classes. Today we are going to continue our topic NPO और आज NPO के अंदर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आइटम्स आते हैं, कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सब किया था। और उसमें जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग था, जो कैपिटल अकाउंट के अंदर लायबिलिटी साइड में हमने एक स्पेसिफिक फंड ट्रांसफर किया था, उसको आज हम यहाँ पे अपनी क्लास में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, या हमारा फंड स्पेसिफिकली होता क्या है? कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेशल टास्क के लिए अपना कुछ अमाउंट एक साइड रख देती है या अलग अकाउंट बना देती है, या उसकी कैलकुलेशन जो है वो अलग से कर लेती है। ठीक है, जैसे कि किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को जब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी स्पेसिफिक नाम से उसको कोई डोनेशन मिलती है, तो उसको वो सेपरेट ही रखती है, बाकी अकाउंट में, बाकी रिसीट एंड पेमेंट के अंदर उसको मिक्स नहीं करती है। जैसे कि हमारे बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग के नाम पे कुछ अकाउंट आया है, बिल्डिंग के नाम पे कोई भी डोनेशन रिसीव हुई है, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को बनाने में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ही खर्च होगा। अगर कोई पैसा मेरे पास मैच के नाम से आया है, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ मैच ऑर्गेनाइज कराने में ही होगा। मैच के लिए आप प्राइज अनाउंस कर रहे हैं, कैश प्राइज दे रहे हैं, ट्रॉफीज दे रहे हैं, उसी के एक्सपेंसेस के अंदर उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए ही उस पैसे को आप यूज करोगे, और जो बच जाएगा उसको बैलेंस शीट में आप कैपिटल साइड में लिख दोगे। ठीक है, इसी तरह से हम अपने फंड की कैलकुलेशन करते हैं और उसकी अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली फंड जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो एनजीओ को जर्नल फॉर्म में फंड मिलता है, जर्नल डोनेशन हो सकती है। ठीक है, और दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आई है, जिसको हम अनरिस्ट्रिक्ट फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? जनरल। अब जनरल फंड है, किसी ने डोनेशन दी है, नॉर्मल डोनेशन है, किसी भी यूज में जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, किसी भी एनजीओ को पैसे की रिक्वायरमेंट है, उस जनरल फंड को यूज कर लेगा किसी भी पर्पस के लिए। लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्टेड फंड है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक डोनेशन। अगर ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही इस पैसे को यूज किया जाएगा, अदरवाइज वो पैसा ऐसे ही एज इट इज कैपिटल अकाउंट के अंदर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऐसे ही उसको उस स्पेसिफिक फंड के नाम से रजिस्टर करके रखेंगे जब तक कि वो यूज नहीं होगा। क्लियर? यूज हो जाएगा तो उसी स्पेसिफिक पर्पस में जितना यूज हुआ उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम अभी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। फाइन, चलिए अब हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, तो हमने पहले ही बोला है कि किसी भी जनरल यूज में यूज कर सकते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। अब रिसीट है ना, इनकम हो रही है, पैसा मिल रहा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में जर्नल रिसीट के नाम से या जर्नल डोनेशन के नाम से हम इसकी रिकॉर्डिंग कर देते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब इस स्पेसिफिक अकाउंट की वजह से होते हैं। जितनी भी कैलकुलेशंस एनपीओ के अंदर बढ़ती है ना, वो सब इसी स्पेसिफिक अमाउंट की वजह से इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अब इसको वन बाय वन पढ़ लेते हैं। जैसे कि अब आपको स्पेसिफिक डोनेशन मिलती है किसके नाम पे? कई बार आपको ये गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से मिलती है। अब गवर्नमेंट ग्रांट है, गवर्नमेंट ने उस एनजीओ को कुछ ग्रांट दिया है, ठीक है, कुछ हेल्प की है गवर्नमेंट ने उस एनजीओ की मॉनेटरी वे में। तो अब उस पैसे को अगर गवर्नमेंट ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, तो वो एनजीओ उस ग्रांट को एज अ जर्नल अमाउंट कहीं भी यूज कर सकता है, और उसकी एंट्री जब जर्नल बन जाएगा तो एंट्री कहाँ होगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जैसे कि पोलियो इरेडिकेशन फंड, अब गवर्नमेंट की तरफ से पैसा तो मिला है, लेकिन ये पैसा सिर्फ और सिर्फ
पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए ही खर्च हो सकता है, तो उस केस में ये हमारे लिए स्पेसिफिक बन जाता है। ठीक है, और इसकी एंट्री कैसे करोगे आप? जितना भी फंड आपके पास है आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उस फंड का कैलकुलेशन शो करते हो। ठीक है, तो स्पेसिफिक के अंदर जितने भी होंगे इनकी एंट्री किस साइड होगी? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड उस स्पेसिफिक फंड के नाम से आप कैलकुलेशन शो कर देते हो। ठीक है, अब उसमें से कितना यूज हुआ है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो सब हम आगे चल के करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि हमें स्पेसिफिक फंड के नाम पे क्या क्या चीज एनजीओ को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड अगेन हमारे लिए स्पेसिफिक नेचर का होता है। किसी भी डोनर ने अपना फंड कुछ एंडो कर है किसी भी एनजीओ के लिए। ठीक है, अब नॉर्मली पीरियडिकली जो पैसा है वो वहां पे ट्रांसफर होता रहेगा। पीरियडिकल भी हो सकता है, नॉन पीरियडिकल भी हो सकता है, और ज्यादातर एंडोमेंट फंड आपका स्पेसिफिक नेचर का होता है जब तक कि आपसे क्वेश्चन के अंदर ये ना बोला जाए कि ये एंडोमेंट फंड आपका नॉर्मल रिसीट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एन्युटी फंड। अब एन्युटी फंड क्या है? एन्युटी मतलब पीरियडिकली सेम अमाउंट आपको मिलता रहेगा। किसी भी डोनर ने अपनी विल के अंदर ये लिखवा दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं, इस एनजीओ को मेरी विल से मेरे अकाउंट से इतना पैसा पीरियडिकली जाता रहेगा, या जब जिंदा है तो भी वो पीरियडिकली, मंथली, सेमी एनुअली, एनुअली उस ऑर्गेनाइजेशन को वो फंड ट्रांसफर कर रहा है। अगेन स्पेसिफिक भी हो सकता है और जर्नल भी हो सकता है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है तो वो जर्नल है, और जर्नल है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, और अगर स्पेसिफिक है तो अगेन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लोन फंड, जैसे कि एजुकेशन लोन। अब आप कोई भी एनजीओ है, वहां पे स्टूडेंट्स हैं, वहां पे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए किसी डोनर ने लोन सैंक्शन करवा दिया है। ठीक है, लोन का अमाउंट उसको मिल गया है, और जब तक ये लोन पे ऑफ होगा तब तक वो डोनर उसको पे ऑफ करता रहेगा। तो इस तरह के फंड को आप लोन फंड बोलते हो। ठीक है, अब लोन फंड है तो ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे की स्टडी या हायर स्टडी के लिए ही यूज किया जाएगा, उसके अलावा ये पैसा कहीं और यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट फंड। अब फिक्स्ड एसेट्स फंड है तो फिक्स्ड एसेट्स कौन से होते हैं? एनजीओ के लिए कोई बड़ी मशीनरी तो यहाँ पे यूज नहीं होती है, छोटी मोटी मशीनरीज होती हैं। स्टेशनरी को भी यहाँ पे कई बार फिक्स्ड एसेट बोल दिया जाता है। फर्नीचर को यहाँ पे, फर्नीचर हमारा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट के फॉर्म में यूज की जाती हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिकली कोई फंड मिला है, स्विमिंग पूल बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक फंड मिला है, वो हमारे लिए यहाँ पे फिक्स्ड एसेट स्पेसिफिक फंड होते हैं। नेक्स्ट वन इज प्राइज फंड। अब नाम से ही समझ आ रहा है प्राइज फंड है, तो जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, जब भी कोई मैच होता है, उसमें जो भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए इस फंड को यूज किया जाएगा। उसके अलावा इस पैसे को कहीं और यूज नहीं किया जाएगा। So these are the type of specific fund an NGO gets from the donors. ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है? कितना पैसा हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और उसमें से अगर कुछ पैसा यूज हो गया है उस स्पेसिफिक एसेट को क्रिएट करने में, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? अगर वो एसेट बनके पूरा प्रिपेयर हो गया है तो, और अगर वो एसेट पूरा बनके अभी भी प्रिपेयर नहीं हुआ है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमें मैच के लिए कुछ फंड मिला है, स्पेसिफिकली मैच के लिए, या टूर्नामेंट आप ले सकते हो, टूर्नामेंट फंड। ठीक है, और हमारी बैलेंस शीट स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, जब मेरे पास टूर्नामेंट फंड के अंदर 10 लाख रुपीस अवेलेबल थे। ठीक है, अब टूर्नामेंट फंड है, स्पेसिफिकली टूर्नामेंट कराने के लिए आया है, मैच कराने के लिए आया है, तो कौन सा है ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होगा या बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होगा? बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होगा, है ना। चलिए, अब ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 10 लाख का था। अब ड्यूरिंग द ईयर, अगर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है तो हमारी ईयर क्या है? 2017-18, है ना। 31 मार्च 2018 को खत्म होगी। तो इसी ड्यूरेशन में हमें कुछ डोनेशन रिसीव हुई है, सपोज 5 लाख रुपीस की। ड्यूरिंग द ईयर टूर्नामेंट के लिए 5 लाख रुपए हमें डोनेशन की फॉर्म में और मिल गए, ठीक है। नाउ अब हमारे पास कितना अमाउंट हो गया? 15 लाख अमाउंट हो गया ना। अब हमने इसको इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, उस पे हमें इंटरेस्ट मिला है 10,000 रुपीज। हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमने कुछ टाइम के लिए कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया था। तो अब हमारे पास कितने अमाउंट हो गए हैं एक ही टूर्नामेंट फंड के अंदर? 10 लाख रुपीज तो स्टार्टिंग में था, देन 5 लाख की मुझे और डोनेशन मिल गई, कुछ पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, उस पे इंटरेस्ट भी मिल गया, तो ये तो सारी इनकम है ना। हाँ ठीक है, डन। अब हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस भी हो गए उस टूर्नामेंट को कराने में। सपोज हम मान के चलते हैं 2 लाख रुपीस जो हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं। लाइक हमने टूर्नामेंट कराया, उसके लिए ट्रॉफीज दी, उसके लिए प्राइजेस दिए, ठीक है, प्राइज वगैरह। नाउ अब 2 लाख रुपीस हमारे खर्च हो गए, तो हमारे कितना पैसा बचा? हम बैलेंस शीट में कितना रिकॉर्ड करेंगे? नाउ बैलेंस शीट के अंदर हमारा ओपनिंग कितना था? 10 लाख रुपीस, ठीक है। उसमें मुझे 5 लाख रुपीस और भी मिल गया, ठीक है, टोटल 15 हो गया। अब उसमें मुझे 10,000 रुपीस इंटरेस्ट के भी मिल गए हैं, तो ये तो मेरी सारी इनकम हो गई। कितना? 15 लाख 10,000 रुपीस की मेरी इनकम हो गई है, रिसीट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक टूर्नामेंट फंड। अब इसमें से खर्च कितने हुए? 2 लाख रुपीस खर्च हो गए, तो उसको हम यहां से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितना बचा? 13 लाख 10,000 रुपीस हमारे पास टूर्नामेंट फंड के नाम से बचे हुए हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या शो करोगे आप? ये कैलकुलेशन आप बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड टूर्नामेंट फंड के नाम से ये रिकॉर्डिंग कर दोगे। समझ आया? ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग, ये कैलकुलेशन कहाँ है और ये कैलकुलेशन कब होगी? बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे जब हमारे पास इनकम ज्यादा थी और एक्सपेंसेस कम थे। 15 लाख की इनकम थी और एक्सपेंसेस 2 लाख के थे, 13 लाख मेरे पास बचे हुए हैं, तो वो तो मेरे लिए कैपिटल के फॉर्म में ही है ना, ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म में, ऑर्गेनाइजेशन के पास है ना टूर्नामेंट के लिए। अब नेक्स्ट टूर्नामेंट करा लेंगे, इनकम ज्यादा है, तो रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे कर रहे हैं? लाइबिलिटी है ना, स्टिल अभी भी पैसा बचा हुआ है टूर्नामेंट और कराने के लिए, लाइबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हमारे पास जो फंड होता, ओपनिंग फंड सपोज हमारे पास 1 लाख का होता, ठीक है, और हमारे पास सपोज 50,000 की डोनेशन आती, हमने कहीं इन्वेस्ट भी नहीं किया है, तो मेरे पास कितना है? 1,50,000 तो इनकम होती इस टूर्नामेंट फंड की, और मैं खर्च कर देता हूं, सपोज एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो 2 लाख रुपीस आप यहाँ पे माइनस करते हो, तो आपके पास माइनस का 50,000 आता है, और ये 50,000 आपके क्या हैं? एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है। तो अब क्या करोगे? यहां बैलेंस शीट में लिखने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, जितना मेरा टूर्नामेंट फंड था सारा का सारा खर्च हो गया। 1.5 लाख रुपए था, 2 लाख रुपए खर्च हो गए और 50,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गए। अब ये 50,000 कहां से लाओगे? बैलेंस शीट में लिखने के लिए तो टूर्नामेंट फंड अब बचा ही नहीं, तो बैलेंस शीट में तो अब लिखा ही नहीं जाएगा, तो कहां पे लिखा जाएगा? अब ये 50,000 जो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, वो हम अपने सरप्लस से निकाल के लेके आए हैं, है ना, इनकम एक्सपेंडिचर से निकाल के लेके आए हैं। इनकम एक्सपेंडिचर में जो सरप्लस हुआ था वहां से वो 50,000 रुपए हमने यूज किए हैं। तो अब ये 50,000 कहां पे रिकॉर्ड करोगे आप? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड आप इस 50,000
50,000 को रिकॉर्ड करोगे। समझ आया हमारा स्पेसिफिक फंड। ठीक है, जब भी हमारे पास स्पेसिफिक फंड मिलता है तो हम उसके लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं और वो हमारे लिए या एनजीओ के लिए एक लाइबिलिटी होता है। उसके थ्रू हमें जितनी भी इनकम हो रही है सारी की सारी लाइबिलिटी होती है। इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा मिल रहा है वो भी लाइबिलिटी ही है। ठीक है, देन उस टोटल इनकम में से हमने खर्च कितना किया। अगर हमारी इनकम ज्यादा थी खर्चे कम थे तो मेरे पास अभी भी उस फंड में पैसा बचा हुआ है और उसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमारे पास पैसा नहीं बचा हुआ है, इनकम कम थी खर्चे ज्यादा हो गए, तो उस केस में जितने एक्स्ट्रा खर्च हुआ है वो पैसा हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में क्लेम करते हैं। ठीक है, और अगर जितना फंड था उतना ही खर्च हुआ होता, सेम होता इक्वल, तो ना बैलेंस शीट में लिखने की जरूरत पड़ती और ना ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्लेम करने की जरूरत पड़ती। ठीक है, तो होपफुली आपको स्पेसिफिक फंड को किस तरह से ट्रीट किया जाता है समझ आया होगा। फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एंड मेनी मोर कॉन्सेप्ट्स